document. 2E, evidence. 2F, fact. 2G, fact in issue. H, may presume. और 2L, shall presume. May presume, shall presume, and conclusive proof. पहले ये तीनों शब्द सेक्शन 4 में थे, ओल्ड एक्ट में, प्रिजम्पशन। इसके बाद यहां भी एक शब्द हमने पढ़ा था, 2C, डिसप्रूव्ड। ABCDEFG HIJK I भी बचा होगा, GHI एक I भी बचा होगा, है ना, IJKL। के में है रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। और 3 शब्द ये थे, डिसप्रूव्ड, नोट प्रूव्ड और प्रूव्ड। तो नोट प्रूव्ड और प्रूव्ड, KLMN पहले आता है, तो नोट प्रूव्ड आएगा पहले और प्रूव्ड। अल्फाबेटिकली N पहले आता है, तो नोट प्रूव्ड पहले आ जाएगा एंड देन प्रूव्ड। चलिए कुछ चीजें नोट कीजिए, है ना, अभी फिर से डिस्कस करेंगे उसके बाद प्रिजम्पशंस को। यदि आप अब ये रोज आते ही पहले सुनाने हैं मुझे डेफिनेशंस आप लोगों को, ठीक है, इसलिए याद करके आएंगे आप इन्हें। टोटल 12 वर्ड्स हैं, 12 के 12 याद हो जाने चाहिए, अब तो इजीली हो जाएंगे याद अगर आप रोज इन पे, और इंडेक्स पे भी रोज 10 मिनट मेहनत सुबह करके आया करो, ठीक है, एक बार देख के। इतना तो भरोसा होगा कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ठीक ही पढ़ाऊंगा। कहीं कहीं ह्यूमन एरर हो सकती है, वो होनी भी चाहिए, बट उसमें सुधार की गुंजाइश रहनी चाहिए। ये भारत का सबसे अच्छा बेयर एक्ट है, इससे अच्छा बेयर एक्ट भारत में नहीं छपता, और ये यहाँ मिलता नहीं है, इससे ऑथेंटिक कोई बेयर एक्ट है ही नहीं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले इसी से मटेरियल छापते हैं अपना, ये केवल इंग्लिश में आता है। अब शायद ये आने लगे, मेरठ में भी मैंने कहा था कि ये मंगवा लीजिए करें। श्री राम पब्लिकेशन, चंडीगढ़ का पब्लिकेशन है, चंडीगढ़ से छपता है, इसमें जो लिखा है वो ऑथेंटिक ही लिखा है, ठीक। अभी कल मेरे पास फोन आया था सौम्या का कि सर मैं एक साइट देख रही हूँ, साइट में लिखा हुआ है कि इतने सेक्शन रिपील हुए, इतने जोड़ दिए गए। मैंने कहा बेटा जो लिखा है वो सब गलत है। कितने सेक्शन जोड़े गए इसमें, मैंने कितने लिखवाए हैं, फिर से देखो। 2 लिखो, सेक्शन 2 सब क्लोज 2, कौन कौन से 2 जोड़े गए लिख लो। 2 सब क्लोज 2, न्यू इंसर्टेड या न्यू सेक्शंस एडेड, नई जोड़ी गई धाराएं। पहली है सेक्शन 2 सब क्लोज 2,
ठीक है जी। सेक्शन 2 सब क्लोज 2, अभी आपने सेक्शन 2 पढ़ा और ये डेफिनेशंस पढ़ी। सेक्शन 2(1) में है सारी डेफिनेशंस। इज दिस क्लियर? तो अगर अगर आप इनकी बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली 2A ना होकर 2(1)A है, 2(1)B है। ठीक, यानी कि सेक्शन 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शन 2(1) और 2(2). 2(2) नहीं जोड़ी गई है, पहले इस तरीके का कोई धारा नहीं थी, और ये कह दिया गया कि साहब जो शब्द बार बार इस एक्ट में आएंगे और वो यहां डिफाइन नहीं है, किंतु वे आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइंड है, या फिर बीएनएसएस में डिफाइन है, या फिर बीएनएस में डिफाइन है, तो उनका वही अर्थ लिया जाएगा जो उन्हें वहां पर दिया गया। यहां इस एक्ट में टोटल कितने वर्ड्स डिफाइन है? सेक्शन 2A में 12 शब्द जो आपके सामने लिखे हुए हैं। These 12 words are defined into section 2 subclause 1. बट ऐसा हो सकता है कोई नया शब्द आ जाए जो यहां पर परिभाषित ही ना हो, और वो शब्द अगर आईटी एक्ट में परिभाषित है तो वहां से उठा लेंगे उस परिभाषा को, या फिर वो शब्द बीएनएसएस में परिभाषित है तो वहां से उठा लेंगे, या फिर वो शब्द बीएनएस में परिभाषित है तो वहां से उठा लेंगे, या बहुत सिंपली मैं कहूं कि वो शब्द आईटी एक्ट में परिभाषित है, या नई वाली सीआरपीसी में परिभाषित है, या नए वाले इंडियन पीनल कोड में परिभाषित है, तो उनका वही अर्थ लेंगे जो उन्हें वहां पर दिया गया। ये सेक्शन 2(2) है। इस तरीके का पहले कोई सेक्शन ओल्ड वाले एक्ट में नहीं हुआ करता था। ठीक, दूसरा लिखिए जो दूसरा सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 61। सेक्शन 61 सेक्शन 61 के सामने लिख दीजिए, इसमें है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल अभिलेख हिंदी में कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल रिकॉर्ड। अभी मैं इससे पहले आईटी एक्ट ही पढ़ा रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वहां भी ये शब्द बार बार आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है कि ऐसा रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में सेव रहता है। इज दिस क्लियर? और अगर आपको इसे भेजना हो किसी दूसरे व्यक्ति को तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर ही आप भेज पाएंगे। ठीक है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड जो कंप्यूटर रिसोर्सेज से प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है, जैसे स्कैन करके आपने कोई पेपर बना लिया, या जो वर्ड में फाइल आप बनाते हैं कंप्यूटर पे, एक्सेल, वर्ड, ये तो सुना होगा ना आपने, एमएस ऑफिस, एक्सेस, पावर पॉइंट, 4 चीजें होती हैं। तो जो वर्ड यूज करके आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या जो स्कैन के माध्यम से किसी पेपर को, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया आपने और जो रिकॉर्ड आपके पास आया अब, वो कहलाता है डिजिटल रिकॉर्ड। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में सेव होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है। इज दिस क्लियर? ये एक विशेषता भी है इसकी कि इस एक्ट में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया। तो ये दो नए सेक्शन जोड़े गए हैं, सेक्शन 2 सब क्लोज 2 और सेक्शन 61। ठीक है जी। कितने सेक्शन हटा दिए गए, रिपील्ड कर दिए गए? 6 सेक्शंस, उन्हें भी लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए सेक्शन 3, इंडिया शब्द डिफाइन था यहां पे, भारत हटा दिया गया। यस, लॉ की क्लास है। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आगे आ जाइए।
मैडम इधर आइए, यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, है ना जी। हाँ, यहाँ सेक्शन 3 में इंडिया शब्द डिफाइन था। अगर आप पुराने एक्ट की बात करते हैं तो पुराने एक्ट में सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी गई थी और वहां पे टोटल 10 शब्द डिफाइन थे जिनमें भारत भी डिफाइन था, उसे हटा दिया गया। तो भारत इसलिए डिफाइन था क्योंकि पुराना एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो फॉर द पर्पज ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडिया मींस द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि एक्ट ही जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू हो रहा है, तो फिर भारत का मतलब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो बचा हुआ भारत, वो डिफाइन किया गया था फॉर द पर्पज ओनली द इंडियन एविडेंस एक्ट। बट बट ये एक्ट ऐसा लिखा ही नहीं इसमें कि ये कहां लागू हो रहा है। ये तो लग रहा है कि साहब ये भारत पर भी लागू हो रहा है, भारत के बाहर भी लागू हो रहा है, तो फिर जरूरत ही नहीं है भारत को डिफाइन करने की, इसलिए इंडिया शब्द को हटा दिया, सेक्शन 3 को रिमूव किया। दूसरा लिखिए सेक्शन 22A, क्या हटाया? 22A हटा दिया। क्या था इसमें? लिख लो, लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के विषय में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के विषय में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है? when oral admission as to content of when oral admission as to content of electronic records are relevant. When oral admission as to content of electronic records are relevant. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के विषय में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी, ये भी हटा दिया। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में ओरल एडमिशंस अब रेलिवेंट होंगी ही नहीं। आपको वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस के माध्यम से, कंप्यूटर प्रोड्यूस के माध्यम से, कंप्यूटर उत्पाद के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करना होगा। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 82, धारा 82, ये भी हटा दिया गया। लिख लीजिए इसमें प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल, presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature, without proof of seal or signature। हिंदी वाले लिखें मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना, मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। अब कुछ तो दिखाना ही था साहब कि हम अंग्रेजी शासन में पारित किए गए अधिनियम को समाप्त करके अपना साक्ष्य अधिनियम बना रहे हैं। तो फिर ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंग्लैंड में ग्राह्य था, बिना किसी सिग्नेचर के, बिना किसी सील के, और फिर उसके बारे में हमारी कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती थी? यदि वो डॉक्यूमेंट जो इंग्लैंड में एडमिसिबल है विदाउट एनी सील, विदाउट एनी सिग्नेचर, द डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, दैट व्हाट शुड बी द प्रिज्यूम बाय द कोर्ट, क्या प्रिज्यूम किया जाना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ था, खत्म कर दिया। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन नंबर 88, ये तो ठीक किया, तार संदेशों के बारे में उपधारणा। तार संदेश खत्म ही हो गया, कौन भेज रहा है तार से संदेश? मैंने तो देखा जब से मैं पैदा हुआ हूं,
मैंने आज तक कोई एक भी तार संदेश नहीं भेजा किसी को, तो मेरे से पहले से ही प्रचलन में नहीं था। प्रिजम्पशंस एज टू टेलीग्राफिक मैसेज, तार संदेश की जगह मेरे जन्म के समय से इनलैंड लेटर ने ले ली थी। पीला खत आता था, देखा, एक तरफ एड्रेस लिखा हुआ और डेट मिलता था उस पे लिखने के लिए। बस यही साइज था, यहां एड्रेस की जगह होती थी, इधर लिखो और इसके पीछे लिखो, भेज दो। 25 पैसे का तो मेरे समय से याद है मुझे। बढ़ते बढ़ते 1 रुपए का हुआ, खत्म हो गया। फिर इसकी जगह 1 रुपए वाले नीले खत ने ले रखी थी, इनलैंड लेटर। वो ऐसे फोल्ड हो जाता था, बंद हो जाता था। उससे पहले कभी टेलीग्राफिक मैसेज चलते थे, तार संदेश उससे पहले चलते थे। ये आए, फिर उसके बाद सिंपल टेक्स्ट मैसेज आया, और अब तो पता नहीं कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ये भी खत्म किया। सेक्शन नंबर 88। नेक्स्ट लिखिए, प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी। प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, CSSION, धारा 113। धारा 113, धारा 113 को समाप्त कर दिया गया, जिसमें था राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। इसका तो मतलब उस वक्त भी कुछ नहीं था इस सेक्शन का, ये सेक्शन हटाया गया। और फाइनली सेक्शन 166, इसे भी आप जानते हैं, पावर ऑफ जूरी और असेसर टू पुट क्वेश्चंस। जूरी या असेसर की प्रश्न पूछने की शक्ति। पावर ऑफ जूरी और असेसर्स टू पुट क्वेश्चंस, जूरी या असेसर की प्रश्न पूछने की शक्ति। जैसे ही हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पास किया, तो इसके माध्यम से हमने जूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया। इस सीआरपीसी से पहले 1898 वाली सीआरपीसी लागू होती थी, उसमें जूरी ट्रायल हुआ करता था, बट जूरी ट्रायल वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। अब एक जज साहब काम कर देते हैं, उस वक्त एक जज साहब तो होते ही होते थे, उसके अलावा 11, 13, 9, 15 जूरी भी होती थी, तो उनको भी वेतन देना होता था। तो ये ट्रायल बड़ा महंगा था, कॉस्टली था। इसे हमने समाप्त किया सीआरपीसी 1973 के माध्यम से। तो जब चूंकि जूरी असेसर जैसा कोई व्यक्ति रहा ही नहीं, कोई बॉडी रही नहीं, तो फिर ये सेक्शन जो 166 है, ये अनावश्यक ही पुराने वाले एक्ट में बनी हुई थी, इसे भी अब हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये 6 सेक्शंस हैं जो हटाए गए हैं जी। समझा नहीं मैं। वो भी हटा दी? क्या कहना चाहते हो भाई? वो कुछ मर्ज हुई है, ठीक है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, ठीक है। जो हटा दी गई वो हटाई दी गई बस, ठीक है। कई सारे सेक्शंस को मिला दिया गया, जैसे सेक्शन 4 को 3 के साथ मिला दिया गया, है ना। मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ हटाई नहीं गई है वो, ठीक है, वो तो सीक्वेंस में लगा दी गई है। जो हटा दी गई बिल्कुल, जिनका वजूद ही नहीं रहा, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे सेक्शंस आपको मिल जाएंगे जो मर्ज कर दिए गए, एक जैसे थे।
चलिए, ये कुछ सेक्शंस थे। अब आते हैं कल के टॉपिक पर। और मैं कल आपके साथ डिस्कस कर रहा था प्रिजम्पशन। उपधारणा। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि साहब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन। मीनिंग देखने के लिए हमने बेयरक्ट को देखा, बट हमने पाया कि साहब द इंडियन एविडेंस एक्ट और द भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट डिफाइन द वर्ड प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब है इन्फ्रेंस, अनुमान। और ये अनुमान एक ज्ञात तथ्य के आधार पर निकाला जाता है। किसके बारे में? अज्ञात तथ्य के बारे में। एक नोन फैक्ट हमें पता है, एक फैक्ट पता है जिसको हम जानते हैं, और एक दूसरे फैक्ट को हम नहीं जानते, उसके आधार पे हम अनुमान निकाल लेते हैं, वो प्रिजम्पशन कहलाता है। हमने देखा घटा हो रही है तो हमने अनुमान लगा लिया बारिश होने वाली है। हमने देखा काले काले बादल आ गए हैं तो हमने अनुमान लगा लिया आंधी आ सकती है। हमने देखा आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी अनुमान लगा लिया बारिश आ सकती है कि नहीं? हमने देखा घर में बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं तो अनुमान लगा लिया एक आदमी हमारा भी ताल लग सकता है। अब एक आध कार्ड आ रहा हो तो पापा जाएंगे, दो आ रहा हो तो मम्मी भी चली जाएंगी, बट बहुत सारे कार्ड है, मेंबर से भी ज्यादा, तो अनुमान लगा लिया आज तो अपना भी ताल लगेगा दावत का। एक ज्ञात तथ्य के आधार पर एक अज्ञात तथ्य के बारे में अनुमान लगाना ही प्रिजम्पशन कहलाता है। और ये प्रिजम्पशन का आधार क्या है साहब, बेस क्या है, क्यों आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं? तो या तो साहब नेचुरल इवेंट्स की वजह से, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से। कि साहब अगर अगर बादल आए तो ये संभावना रहती है बारिश हो सकती है। अगर मौसम का मिजाज कुछ अलग तरीके का हुआ तो संभावना रहती है कि साहब हवा आ सकती है, आंधी आ सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी बारिश आ जाती है। तो ये नेचुरल इवेंट्स हैं, प्राकृतिक घटनाएं, इनके आधार पे हमने अनुभव देखे हैं। या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव के अनुभव, मानवीय अनुभव। रूल ऑफ नेचर या नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ। विधि के कठोर नियम। तीन ही बातें हैं जिन बातों के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। या तो हम अपने अनुभवों के आधार पे, या फिर हम प्राकृतिक नियमों के आधार पे, और या फिर हम विधि के कठोर नियमों के आधार पे। जैसे विधि का एक कठोर नियम ये कहता है कि साहब एक मुकदमा चल रहा है स्टेट वर्सेस ए, और ये ओल्ड इंडियन पीनल कोड में मुकदमा 376, तो जान गए होंगे रेप केस है। और यहां महिला ये कहती है अपने डिपोजिशन में, अपने एविडेंस में, कि साहब जो पेनिट्रेशन हुआ उसमें उसकी कंसेंट नहीं थी। तो न्यायालय क्या उपधारणा करेगा कि कंसेंट नहीं थी, यही प्रिज्यूम कर लेगा। और अब आप प्रूव करो कि भैया जो कुछ हुआ वो कंसेंट से हुआ। अगर किसी महिला ने जो न्यूली मैरिड है अपने मैरिड के 7 वर्ष के अंदर सुसाइड कर लिया है, और ये साबित कर दिया जाता है कि साहब दहेज को लेकर क्रूअलिटी हुई थी, तो न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि साहब ये अबेटमेंट टू सुसाइड है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। तो ये जो प्रिजम्पशन आप कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति जिसे हस्बैंड के नाम से मैं संबोधित कर रहा हूं और एक महिला जिसे वाइफ के नाम से संबोधित कर रहा हूं, 4:50 पर
इवनिंग में शादी होती है और 4:55 पर एक बेटा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है इसे, तो इस बात का निश्चायक सबूत है कि एसी का ही बच्चा है। ये अनुमान कैसे निकाल रहे हैं हम? ये अनुमान निकाल रहे हैं साहब विधि के कठोर नियमों के आधार पे, ऐसा कानून में लिखा हुआ है। तो प्रिजम्पशंस के आधार तीन ही होंगे, या तो प्राकृतिक नियम, या फिर मानव के अनुभव, और या फिर स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ। मानवीय अनुभव, जैसे कल मैंने बताया कि एक महिला को मैं देख रहा हूं साहब, एक आदमी के साथ मुझे हर जगह मिलती है, मॉल में मिल रही है साहब, चाट वाले की दुकान पे मिल रही है, कपड़े वाले की दुकान पे मिल रही है, सब्जी मंडी में भी मिल रही है, रोड पे जा रहा हूं तो स्कूटी में उसके पीछे बैठी दिखाई देती है मुझे, पिक्चर देखने गया वहां भी पिक्चर देख रही है। तो फिर मानव का अनुभव ये कहता है कि भाई ये बहन तो हो नहीं सकती, ये या तो पत्नी हो सकती है, या प्रेमिका हो सकती है, या फ्रेंड हो सकती है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है। अब होंगे वो महान भाई जो अपनी सिस्टर को हर वक्त साथ लेके घूमते होंगे, बट ह्यूमन एक्सपीरियंस ये नहीं कहता, मानवीय अनुभव कुछ और ही कहता। आप अपनी वाइफ को लेके जा सकते हैं, आप अपनी पत्नी को, अपनी अपनी प्रेमिका को लेके जा सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड को, दोस्त को लेके जा सकते हैं। ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। और हमारे बड़े बूढ़ों ने जो भी तजुर्बे किए अपने, जो भी कहावतें हैं, वो अभी तक एकाट्य ही हैं। वैसे उनके अनुभव इतने कमजोर तो नहीं हो सकते। तो अनुमान निकालने के लिए हमारे पास तीन आधार हैं, इन आधारों पर हम अनुमान निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि साहब प्रिजम्पशन इज नॉट डिफाइंड, ये तो ठीक है, बट प्रिजम्पशन के तीन प्रकार वहां बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन कौन से? कॉन्क्लूसिव प्रूफ, उसके बाद मे प्रिज्यूम, एंड देन शैल प्रिज्यूम। सेक्शन 2A, और ये दो बी कर देते हैं, और ये बहुत बढ़िया, और ये 12 BHL। ऐसे में ऐसे ए भी गलत गलत ही लिखता रहता हूं जिससे आप सही करें, वरना मेरी मेमोरी इतनी वीक नहीं है। निश्चायक सबूत, उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, तीन प्रकार बताए गए। बट ओवरऑल यदि हम देखें तो हमें प्रिजम्पशंस के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं तथ्य की उपधारणा, और अधिनियम में इसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया? उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम। इसका आधार क्या है? इसका आधार है साहब तथ्य के बारे में, फैक्ट के बारे में प्रिजम्पशन, कानून के बारे में नहीं। तो ये तो तथ्य के बारे में है साहब, तो इसका आधार तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और रूल्स ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम और मानव के अनुभव के आधार पर तथ्य की उपधारणा की जाती है। फैक्ट के बारे में कोर्ट को क्या पता फैक्ट क्या रहे होंगे, और इसे लैटिन में क्या कहते हैं? प्रिजम्पशियो होमिनिस। और ये सदैव कैसी होती है? खंडनीय, रिवोकेबल। ठीक जी। आइए जरा बेयर एक्ट में क्या लिखा देखते हैं। 2H पर आइएगा। मे प्रिज्यूम,
एच, देखो लिखा है जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय फर्स्ट या तो उस तथ्य को साबित मान सकेगा जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। दिस द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट। ठीक है जी। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस में कोर्ट के लिए लिखा है कि कोर्ट वहां पर प्रिज्यूम कर सकता है। मैं लिखवाऊंगा भी, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो जिन जिन सेक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है वहां कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं कि कोर्ट या तो उस फैक्ट को प्रूव मान सकेगा, कब तक, जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता, मतलब दूसरे पक्षकार के पास उसको रिवोक करने की अपॉर्चुनिटी होगी, दूसरे पक्षकार के पास उसको रिबट करने की अपॉर्चुनिटी होगी, दूसरे पक्षकार के पास एविडेंस देने की का अवसर होगा। जरूरी नहीं है या मान सकेगा, इस केस में कोर्ट बाउंड नहीं है प्रिजम्पशन करने के लिए। कोर्ट अगर चाहे तो पहले ऑप्शन को इस्तेमाल करे कि वो उस फैक्ट को साबित मान सकेगा, और दूसरे पक्षकार को कहेगा कि आप एविडेंस दें ना साबित करने के लिए। एक ज्ञात तथ्य के आधार पे अज्ञात तथ्य के बारे में, एक नॉन फैक्ट के आधार पे एक अननोन फैक्ट के बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन कर रहा है, अनुमान निकाल रहा है। तो कोर्ट को आपने कुछ फैक्ट बताए, तो उस नॉन फैक्ट के आधार पे कोर्ट ने दूसरे अननोन फैक्ट के बारे में क्या मान लिया कि वो साबित है, प्रूव है, जबकि उस पक्षकार को उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना था। कोई भी चीज कैसे साबित होगी, एविडेंस से। लेकिन कोर्ट ने कुछ तथ्यों के आधार पे इन्फ्रेंस निकाल लिया कि ठीक है तो साबित है, और दूसरी पार्टी को कहा कि अब आप एविडेंस दें इसे ना साबित करने के लिए। कोर्ट ऐसा कर सकता है, और अगर कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा तो कोर्ट कहेगा नहीं भाई, आपने जो तथ्य बताए हैं मैं इनके बारे में कोई अनुमान नहीं निकाल रहा, आप सबूत दीजिए। यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ को कभी कभी चेंज कर रही है, कभी कभी हिला रही है। इज दिस क्लियर? नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ नए बच्चों के। देखो सेक्शन 101 पर आइए तेजी से एक बार। सीधी सी एक बात कहता है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उसकी बात में विश्वास करे तो फिर उसे साबित करना होगा। अगर मैं कोर्ट से ये कहता हूं कि साहब अंकुल ने मेरी घड़ी चुराई, तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? मुझे उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैंने एक फैक्ट कोर्ट के सामने रखा, तो फिर इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मुझे क्या देना होगा? एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा। इज दिस क्लियर? लेकिन
प्रिजम्पशन क्या रोल करती है कि इस फैक्ट के आधार पे कोर्ट अनुमान निकाल लेता है, और क्या अनुमान निकाल लिया कि ये तो फैक्ट साबित हो गया। इसका मतलब मेरे ऊपर जो बर्डन था इसे प्रूव करने का, वो शिफ्ट होकर अंकुल के ऊपर चला गया कि आप डिस्प्रूव करें, अगर कोर्ट पहले ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। वरना कोर्ट के पास तो दूसरा ऑप्शन भी है, वो सीधे ही कहेगा मुझसे, मैं कह रहा हूं कि अंकुल ने मेरी घड़ी चुराई, कोर्ट कहेगा सबूत दो, वो दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। तो साहब मैं प्रिज्यूम बर्डन ऑफ प्रूफ को हिला रहा है, लेकिन कब? जब कोर्ट पहले ऑप्शन को इस्तेमाल करता है, तब जो बर्डन मेरे पे था वो बर्डन मेरे से अपने आप ही डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि कोर्ट ने उस फैक्ट को साबित मान लिया। इज दिस क्लियर? तो साहब ये खंडनीय होती है, और न्यायालय का यहां पर क्या होता है? विवेक अधिकार होता है। कोर्ट इज नॉट बाउंड टू प्रिज्यूम सच ए फैक्ट। कोर्ट का यहां पर डिस्क्रिशन है। क्या डिस्क्रिशन है? ये दो ऑप्शंस हैं कोर्ट के पास, या तो कोर्ट सीधे सबूत मांग सकता है, या कोर्ट उस फैक्ट को साबित मान सकता है, और दूसरे पार्टी से कहेगा कि भाई अब आप इसे नासाबित करने के लिए एविडेंस दीजिए। तो देयर इज ए डिस्क्रिशन टू द कोर्ट। ठीक है, जरा नोट करें वहीं अपने बेयर एक्ट में जहां लिखा हुआ है मे प्रिज्यूम, किन किन सेक्शंस में अब मे प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया। जी लिखिए, सेक्शन 88 टू 90, 88 से 90। 88 से 90 नए वाले एक्ट पे लिखवा रहा हूं मैं, है ना जी। कोमा 92 93, 92 93, कोमा 117 119, 151 2D, 151 2D, 151 2D, ये वो है जो 148 4 हुआ करता था। 88 से 90, 92 93 117 119 और 151 2D। जरा एक बार 119 पर आइएगा। बल्कि 117 पे आइएगा। 117 है ना इसमें जो मैंने लिखवाया। 117 पे आइए, देखिए ये वही बात करता है, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन। यदि कोई मैरिड वुमेन आत्महत्या कर लेती है और दो तथ्य साबित हो जाए, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि यह सुसाइड नहीं है, बल्कि ये तो अबेटमेंट टू सुसाइड है। क्या दो तथ्य लिखता है? जबकि प्रश्न यह है, when the question is whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband, and it is shown, क्या शो किया गया, that she has committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage। सवाल ये उठा कि साहब ये जो स्त्री मर गई है, विवाहित स्त्री, तो क्या इसकी मृत्यु सुसाइड है या आत्महत्या का दुष्प्रेरण है? और अगर आत्महत्या का दुष्प्रेरण है तो क्या इसके पति या पति के नातेदार ने तो कहीं से अबेट नहीं किया? तो फिर प्रोजिक्यूशन दो फैक्ट साबित कर रहा है, शो कर रहा है बल्कि। पहला तो ये कि साहब विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है, और दूसरा दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हैज सब्जेक्टेड हर टू क्रूअलिटी।
कि साहब उसके पति या पति के नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की है। अब देखिए लिखा है द कोर्ट में प्रिज्यूम हैविंग रिगार्ड टू ऑल द अदर सर्कमस्टांसेस, बाकी और सभी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए कोर्ट यह उपधारणा कर सकता है दैट सच सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और बाय सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। प्रश्न क्या था कि किसी महिला की जो मृत्यु हुई है वो कहीं उसके पति या पति के नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित तो नहीं की गई। और प्रोजिक्यूशन ने दो फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे कि देखिए साहब अभी शादी को 7 साल भी नहीं हुए और साहब इस महिला के प्रति क्रूअलिटी होती रही है, या तो पति के द्वारा या पति के रिलेटिव के द्वारा। तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन थे। कोर्ट या तो कहेगा कि नहीं भाई अभी सबूत दो, अभी प्रूफ दीजिए आप कि यह अबेटमेंट टू सुसाइड है, एक तो ये ऑप्शन है। या फिर कोर्ट इस बात को साबित मान लेगा कि हाँ ये अबेटमेंट टू सुसाइड है और जो बर्डन प्रोजिक्यूशन पर होता वो शिफ्ट होकर चला जाएगा डिफेंस पर कि आप इसे ना साबित करें। तो इन दिस केस द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन, कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट डायरेक्ट सबूत भी मांग सकता है और कोर्ट चाहे तो प्रिजम्पशन भी कर सकता है, अनुमान भी निकाल सकता है। आजम समझ में आ रही है बात भाई? आपका नाम क्या? आजम जी? जमाल, सॉरी, मुझे नाम बहुत देरी से याद होते हैं, यही मेरी दिक्कत है। बट अगर एक बार याद हो गया तो जिंदगी में मरना मर जाऊंगा, नाम नहीं भूलूंगा। मैंने 600 बच्चे पढ़ाए होंगे मुजफ्फरनगर में, हर एक को नाम से जानता हूँ, और चाहे कोई 10 साल पहले पढ़ के चला गया हो। मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ। होगा देर में ये भी पूछता रहूंगा मैं, नाम क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। कभी प्रिया को पूजा बताऊंगा, कभी पूजा को प्रिया बताऊंगा, बट एक बार फिक्स हो गया दिमाग में फिर फिक्स हो जाएगा। जमाल, ठीक है, समझ में आ रही है बात भाई? ठीक है, क्लियर? लैंग्वेज से बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए तोड़ के ही लिखना भी है सेक्शन को, है ना। चलिए अब जरा आप शैल प्रिज्यूम पर आ जाइए और देखिए शैल प्रिज्यूम में ये वाला पार्ट गायब होगा, ये है ही नहीं। शैल प्रिज्यूम सेक्शन 2 सब क्लोज एल लिखता है साहब, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता। कोर्ट के पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर शैल प्रिज्यूम की आप बात करें, उपधारणा करेगा की बात करें, तो कोर्ट प्रिजम्पशन करने के लिए वहां बाउंड है, बाध्य है, क्योंकि कोर्ट के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और जब कोर्ट बाउंड है तो कोर्ट को प्रिजम्पशन करना ही करना है, अनुमान निकालना ही निकालना है। तो साहब हर स्थिति में बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज हो जाएगा। मे प्रिज्यूम बर्डन ऑफ प्रूफ कब चेंज कर रही है? जब कोर्ट पहले ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोर्ट ने दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया तो बर्डन प्रोजिक्यूशन पर ही रहा, लेकिन सेल प्रिज्यूम में दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कोर्ट के पास। तो हर स्थिति में सेल प्रिज्यूम बर्डन ऑफ प्रूफ को चेंज कर दे रही है। और कंक्लूसिव प्रूफ तो बर्डन ऑफ प्रूफ को रोक दे रही है कि नहीं चाहिए सबूत, सबूत ही नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर? तो चलिए दूसरे वाले पे आते हैं जो आप डायग्राम बना रहे थे, है ना। हम बात कर रहे थे कि साहब दो तरीके की प्रिजम्पशन होती है, एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ये मैंने लिखवाया आपको। दूसरा है साहब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कुछ दिक्कत है क्या? कोई बात नहीं, वो टेक्निकली इशू हो जाता है। ठीक है जी, सेकंड है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ,
विधि की उपधारणा, और ये कितने प्रकार की है साहब? ये दो तरीके की है। पहली है शैल प्रिज्यूम, जिसे हिंदी में कहा गया उपधारणा करेगा। शैल वर्ड यूज हुआ है। कोर्ट इज बाउंड, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोई भी विवेक अधिकार नहीं है। कोर्ट उपधारणा करने के लिए बाध्य होगा। ये ऑलवेज बर्डन ऑफ प्रूफ को हमेशा चेंज करेगी। ये सबूत के भार को हमेशा परिवर्तित कर देता है। हाँ, ये भी होता तो खंडनीय ही है, रिवोकेबल ही है। नो डिस्क्रिशन, ये भी खंडनीय ही है। अगर आप लैंग्वेज पे आए तो ये मैंने नीचे का ऑप्शन मिटाया, बाकी यहां भी उस तथ्य को साबित मानेगा जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। तो दूसरे पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी डिस्प्रूव करने की। रिवोकेबल तो है जी। इसे लेटिन में क्या कहा गया? प्रिजम्प्शियो यूरिस होमिनिस, तो उसे कहा गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को। ठीक है जी। लैंग्वेज मैंने आपको इसकी दिखा दी। मे प्रिज्यूम में से नीचे वाला ऑप्शन गायब कर दो, सेल प्रिज्यूम बचता है। और जहां कर सकेगा लिखा हुआ है वहां करेगा करेगा, मे की जगह शेल वर्ड है बस। इसका आधार, ये किस आधार पे निकाली जाती है उपधारणाएं? ये साहब स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ, विधि के कठोर नियमों के आधार पे। स्टेटिक हैं, स्थिर हैं, अपरिवर्तनीय हैं, ऑथेंटिकेट हैं, प्रमाणित हैं। किसके द्वारा? बाई जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स। ये इसकी विशेषता है। विधि के कठोर नियमों के आधार पर निकाली जाती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स इसे सपोर्ट करते हैं, उसके द्वारा ये ऑथेंटिकेटेड है। इज दिस क्लियर? यहां दूसरी विधि की उपधारणा सेकंड वाली होती है साहब, कंक्लूसिव प्रूफ, जिसे हिंदी में आप कहते हैं निश्चायक सबूत। नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूं मैं। कंक्लूसिव प्रूफ, प्रूफ, निश्चायक सबूत। ये भी विधि की उपधारणा है, अखंडनीय होती है, ये इर्रिवोकेबल है। अभी लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके हिसाब। ये तो रिवोकेबल है, ये तो खंडनीय है साहब। कहीं पहुंच को साबित करके खंडन हो रहा है और कहीं डीएनए टेस्ट को साबित करके खंडन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये इर्रिवोकेबल है। ये भी स्टैटिक है, स्थिर है। ये भी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ पर आधारित है। ये भी ऑथेंटिकेटेड बाय जजमेंट्स है, न्यायालय के निर्णयों के द्वारा प्रमाणित है।
ऐसा ऐसी समस्या तो नहीं हो रही जो हिंदी मीडियम वाले हैं कि लिख नहीं पा रहे हो? बताओ मुझे बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने जस्ट इसे जैसे ये लिखा ना, ये लिख दिया, इंग्लिश वालों को समस्या होनी शुरू हो जाएगी। हम हिंदी वाले फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मैं बोर्ड पे हिंदी में लिख के और इंग्लिश में डिक्टेट करना शुरू कर दूं, इन्हें फिर भी समस्या हो जाएगी अंग्रेजी वालों को। ये सच है। लेकिन हिंदी वाला काम चला लेता है, लुढ़क पुढ़क होता रहता है, डबल मेहनत करता हूं। चलिए जरा उसे नोट कीजिए, सेल प्रिज्यूम को, कि इस एक्ट में कहां कहां पर किस किस धाराओं में यह कहा गया है कि न्यायालय उपधारणा करेगा। वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जहां पर यह लिखा हुआ है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा? लिखिए 78 टू 86, 78 टू 86, 91, 108, उसके बाद 110 से 115, 118 और 120, 118 और 120। जरा 118 पर आइएगा, 118 पर पहुंचिएगा। देखो लिखा है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, डॉरी डेथ के लिए क्या होना जरूरी है? विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई हो, और सब अननेचुरल कंडीशंस में मृत्यु हुई हो, या जलने की वजह से हुई हो, या बॉडीली इंजरी की वजह से हुई हो। 3 चीजों में से। अननेचुरल मतलब रात को 12 बजे मम्मी से बात की, सुबह ही मर गई लड़की। क्या हुआ भाई? हैजा हो गया। ऐसा कैसा हैजा हो गया भाई? लूज मोशन हो गए। लूज मोशन में रात को 12 बजे या सुबह ही खत्म आदमी? कईयों ने तो अभी कोरोना में कमा ली लड़कियां। आप क्या समझते हैं इतना महान है हमारा देश? कोरोना काल में बहुत सारी महिलाओं की हत्या कर दी गई, कोरोना का बहाना बना के। ना देखने वाला गया कोई, ना पूछने वाला गया कोई। कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोरोना हो गया इन्हें तो। कोरोना फोरोना कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसे हत्याएं हुई हैं और होती हैं ऐसे बहाने बना के। देखिए लिखता है साहब, जबकि सवाल यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है? यह प्रश्न है कोर्ट के सामने। और यह दर्शित कर दिया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या दहेज के संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूअलिटी की या उसको तंग किया, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। अब देखिए, समझिए इस चीज को। सेक्शन 118 में है उपधारणा करेगा। यदि आप डवरी डेथ की बात करें, दहेज मृत्यु की बात करें, तो पहला एलिमेंट है साहब, इस अपराध को साबित करने के लिए प्रोजिक्यूशन को क्या क्या साबित करना होगा? पहली बात, डेथ, डेथ ऑफ ए मैरिड वुमेन। इज दिस क्लियर? अभियोजन क्या साबित करेगा कि साहब देखिए, जो मृत्यु हुई है विवाहित महिला की हुई है, और दूसरी बात, ये डेथ कितने दिन में हुई है? विद इन 7 ईयर। अभी तो 7 साल भी नहीं हुए साहब, उससे पहले ही हो गई। और कोज ऑफ डेथ क्या है साहब? मृत्यु का कारण क्या है? तो साहब या तो अननेचुरल डेथ है, नेचुरल हो तो ठीक है भाई, अप्राकृतिक मृत्यु है, या फिर बर्न की वजह से, जलने की वजह से।
या फिर बॉडीली इंजरी की वजह से, शारीरिक क्षति की वजह से। ठीक जी। और कि साहब डिमांड ऑफ डाउरी प्लस क्रूअलिटी, ये चार एलिमेंट साबित कर रहे हैं यदि उसे सजा दिलानी है। इफ द प्रोसिक्यूशन वांट टू सक्सेस इन द केस, he must be proved these four facts, और यदि वो इन चारों तथ्यों को साबित कर देता है तो अभियुक्त ए को सजा हो जाएगी। ठीक जी। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक फैक्ट शो कर रहा है कि साहब मृत्यु से तत्काल पूर्व महिला के साथ दहेज के संबंध में क्रूअलिटी हुई थी। ये चार नहीं प्रूव कर रहा, केवल एक शो कर रहा है इसे भी कोर्ट के सामने की देखिए साहब, मृत्यु जो हुई है उससे थोड़े समय पूर्व, तत्काल पूर्व, इन रिलेशन टू द डेथ। इमीडिएट बिफोर नहीं, इसका मतलब कि एकदम साहब मरी अभी 5:05 पे है तो 5 बजे पिटाई कर दी हमने उसकी। मृत्यु से तत्काल पूर्व का मतलब है मृत्यु के संबंध में, कि मृत्यु का कारण क्या रहा, क्रूअलिटी। ये साहब मृत्यु क्रूअलिटी की वजह से हुई, मृत्यु से तत्काल पूर्व उसके साथ क्रूअलिटी की गई, केवल एक फैक्ट शो किया, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि ये क्या है भाई, डाउरी डेथ। अब प्रोसिक्यूशन पे इतना सारा बर्डन था, इन एलिमेंट्स को प्रूव करता, सारा बर्डन डिस्चार्ज हो गया। प्रिजम्पशन ने बर्डन और प्रूफ को चेंज करके रख दिया और सारा बर्डन किसके ऊपर चला गया, अभियुक्त के। कोर्ट ने मान लिया तो डाउरी डेथ है, तुम साबित करो बच्चे ये डाउरी डेथ नहीं है। इज दिस क्लियर? इसीलिए जब जजमेंट लिखते हैं 304B का, जब आपके इम्तिहान में आएगा तो ये बड़ा ध्यान रखने की चीज होती है। आप अंधाधुंध लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा करना, आपको प्रोसिक्यूशन की ओर से क्या क्या एविडेंस है क्या नहीं है, और उसके बाद में आपको लिखना है प्रोसिक्यूशन ने ये शो किया और कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया, और वो धारा लिखो 113B, और यहाँ पर जो अब 118 है वो लिखो, और उसके बाद फिर कि अब बर्डन शिफ्ट होकर अभियुक्त पर चला गया और अभियुक्त की तरफ से अपनी सफाई में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और सजा कर दो। कॉपी की बात बता रहा हूं, जब एग्जाम में लिखोगे बाकी और जजमेंट की तरह नहीं लिखा जाएगा, यहाँ बर्डन शिफ्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कोर्ट प्रिजम्पशन करने के लिए बाध्य है, कोर्ट के पास दो ऑप्शन नहीं थे मेप जूम की तरह, कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन है कि वो प्रिजम्पशन करेगा ही करेगा। हाँ ये है बस कि वो प्रिजम्पशन रिबटेबल है, दूसरा पक्षकार ए के पास अभी अवसर है अपनी सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का। इज दिस क्लियर? चलिए साहब थर्ड वाली पर आइए, उसके नीचे लिखिए वो कहां कहां पे है। कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहे हैं मैं ना जी। सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35, 116, 121 से 123, 121 से 123, 35, 116 और 121 से 123। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, देखो बहुत बेहद बेहद आसान सी बात है। ए वर्सेस बी, डाइवोर्स का एक मुकदमा इनके बीच चल रहा है, 35, 35, 116 और 123। देखिए ये समझिए जरा, ए और बी के बीच एक मुकदमा चल रहा है डाइवोर्स का फैमिली कोर्ट में।
2-3 साल से ये पिटीशन चलती रही कोर्ट में और फाइनली इसमें जजमेंट आ गया और डाइवोर्स की डिक्री पास हो गई, मैरिज डिसॉल्व हो गई और आज डेट है 5 जुलाई 2024 को डिक्री पास हो गई। अब ये हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो क्या भाई साहब ये डेट इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ये इस डेट को हस्बैंड वाइफ नहीं थे? इस डेट को तो जजमेंट है भाई, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? सवाल उठेगा कि इस डेट को ये हस्बैंड वाइफ थे कि नहीं थे। लो जजमेंट देख लो, कोर्ट ने कह दिया था कि ये अब पति पत्नी नहीं रहे, बट केवल इसी डेट का है जी। रात को घर गए दोनों, फिर बहुत रोए फूट फूट के, अगले दिन फिर शादी कर ली। कौन रोक रहा है इन्हें? है कि नहीं जी? बड़ी कहानियां आती हैं इस तरीके की फेसबुक पे कि डाइवोर्स हो गया, एक बड़ी लंबी चौड़ी सी कहानी लिखते हैं, डाइवोर्स हो गया, फिर वो भी उदास बैठा है, वो भी उदास बैठी है, फिर पति ने पूछ लिया तुम कैसी हो, उसने कहा पति क्या, अब तो पति रहा ही नहीं उसका, कि अब क्या करोगी जीवन में, कि कुछ नहीं बस जो भगवान रखेगा। तुम क्या करोगी? बस मैं भी पता नहीं क्या करूंगा। पर बात करते करते दोनों भावुक हो उठे, गले मिले, साथ निकल लिए। यही तो है सेक्शन 35 जो आपने अभी लिखा ना, कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ है? सेक्शन 35। सेक्शन 41 याद करो पुराने एक्ट का। 4 तरीके के कोर्ट थे वहां: विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, दिवालिया विषयक, प्रोबेट विषयक। कोर्ट के द्वारा यदि कोई जजमेंट दिया गया है तो वो डेट इस बात की निश्चायक सबूत होगी कि उस डेट को पार्टी की कोई हैसियत है या हैसियत नहीं है। ये बेसिकली 4 कोर्ट ऐसी हैं: विवाह वाली, एडमिरल्टी कोर्ट, नावाधिकरण कहते हैं जिसे, फैमिली कोर्ट हो गया, एडमिरल्टी कोर्ट हो गया, प्रोबेट हो गया, और इंसोल्वेंसी। ये चारों कोर्ट ऐसी हैं, ये पार्टी को या तो कोई स्टेटस देंगी या स्टेटस छीन लेंगी। पत्नी रूठ के चली गई मायके, तो पति सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल कर रहा है जी, पत्नी को बुलाओ। आ गई भाई। या फिर पत्नी से काम नहीं चल रहा है, खाता बिगड़ गया है, तो अलग कर दो साहब, हैसियत छीन लिया, अब आप हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। पति पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर रहा है तो पति इंजंक्शन सूट फाइल कर देगा जी, रोको, स्टे ले आएगा। ये तो जानते होगे। इंसोल्वेंसी कोर्ट जो होगी वो ये डिक्लेयर करेगा कि ये व्यक्ति अब इंसोल्वेंट हो गया, इसके जो एसेट हैं इसके कर्ज से कम हो गए, तो इसे अननेसेसरी परेशान ना किया जाए, जितनी संपत्ति है उसमें से कर्जा बांट लो अपना। एडमिरल्टी कोर्ट भी यही करता है, प्रोबेट वाला कोर्ट भी यही करता है। प्रोबेट विल का मिलता है, वसीयत का, एग्जीक्यूटर को, कि ठीक है आपके राइट हैं एग्जीक्यूट करने के, राइट देता है। तो साहब ये कोर्ट या तो किसी को राइट दे रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं, या स्टेटस छीन रहे हैं। तो जिस डेट को जजमेंट आया वो डेट इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि उस डेट को ये स्टेटस दिया गया या ये स्टेटस छीन लिया गया। इज दिस क्लियर? कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि साहब इस आदमी के पास 99 रुपए बचे और कर्जा 100 रुपए ले रखा है, और 10 आदमियों से ले रखा है, और प्रत्येक आदमी के कितने रुपए? 10 रुपए, और बचे कितने अब? तो 100 रुपए का कर्जा तो उतार नहीं सकता 99 से। बताओ, तुमने मेरे से 100 रुपए ले रखे हैं और तुम्हारे पे 99, मेरा कर्ज उतार दोगे क्या? तो मैं तो कपड़े फाड़ दूंगा साहब। जिसने पैसे दिए हो तो पैसे मांगेगा अपने। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में चला गया, इसने कहा साहब मुझे इंसोल्वेंट डिक्लेयर कर दो। कोर्ट ने इंसोल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, 99 रुपए कब्जा लिए इसके, क्योंकि ये तो 99 को भी खा जाएगा। अब 99 को बांट दो इनमें, तो एक आदमी को कितने मिले?
₹9.90, 10 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। ठीक जी। इस डेट को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। ठीक है। एक गांव का नाम सुना था मुजफ्फरनगर में, माढ़ी। सोना निकला था बहुत सारा, बहुत ही सारा निकला था। और ठीक है जी, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। उस डेट को इंसॉल्वेंट है। रात को खेत में चला गया, खुदाई करने लगा, सोना निकल गया। लो जी, ये तो फिर अमीर हो गया। लेकिन उस डेट को इंसॉल्वेंट है, इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि नहीं? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, घर आ रहा है, लौट के रास्ते में बैग मिल गया साहब, नोटों से भरा हुआ। क्या पता भगवान कब दे दे, छप्पर फाड़ के देता है कि नहीं? कॉन्क्लूसिव प्रूफ है इस बात का। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ कौन कौन से सेक्शन में? 35, 116। 116 वही है जो 112 हुआ करता था, और बाकी जो प्रोविजंस हैं वो विबंध वाले हैं, एस्ट्रोपल वाले हैं, एस्ट्रोपल वाले। और तीनों में, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तीनों में ही सेक्शन 2 टू में तो है ही प्रिजम्पशंस, आप पढ़ रहे हैं डेफिनेशंस। तो ये था साहब प्रिजम्पशंस। अब आपको सवाल लिखना है प्रिजम्पशंस पे, अगर मेंस में, तो मेंस में सवाल कैसे लिखोगे? पहले प्रिजम्पशंस का अर्थ बताओगे और बताओगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा को परिभाषित नहीं किया गया। उपधारणा फिर है क्या वो बताओगे। एक नॉन फैक्ट के आधार पर नॉन फैक्ट के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेना ही, एक ज्ञात तथ्य के आधार पर अज्ञात तथ्य के बारे में अनुमान निकालना ही उपधारणा कहलाता है। फिर बताओगे उपधारणाओं के आधार क्या होते हैं, कि ये अनुमान फला फला आधारों पर निकाला जाता है। फिर बताओगे इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बताया गया, कि इंडियन एविडेंस एक्ट में इसके 3 प्रकार और उनका प्रभाव बताया गया, इफेक्ट क्या होगा। फिर बात करोगे उपधारणाओं का वर्गीकरण, कि साहब ये 2 तरीके की होती है, एक तथ्य की और एक विधि की। फिर पहला पॉइंट उठाओगे तथ्य की उपधारणा, उसे इस एक्ट में मे प्रिज्यूम कहा गया है, जिस जो इस आधारों पर अनुमान निकाला जाता है, और उस वो ये है, उसे तोड़ के लिखोगे और बताओगे कि ये सबूत के भार को कभी कभी प्रभावित करती है, उस केस में केवल जब न्यायालय पहले विकल्प का प्रयोग करते हुए उपधारणा करता है। फिर सेकंड वाला लिखोगे, वो सारे पॉइंट्स जितने भी ये खंडनीय है वो सब। फिर कंक्लूसिव प्रूफ लिखोगे, कोई एग्जांपल याद आ जाए वो लिख देना। इतना लिख लिख के 20 नंबर का सवाल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? आइए जरा कंक्लूसिव प्रूफ पे आते हैं। 2B, सेक्शन 2B। एक बार डेफिनेशंस फिर से याद करो। 2A कोर्ट, 2B कंक्लूसिव प्रूफ, 2D डी से डॉक्यूमेंट, ई से एविडेंस, एफ फैक्ट, जी फैक्ट एंड इशू, और BHL जैसे भेल, BHEAL, ई हटा दो, BHL। बी से कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम। 2C डिसप्रूव्ड, और बाकी के में रेलिवेंट फैक्ट, नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड, याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए जरा कंक्लूसिव प्रूफ को देखते हैं। सेक्शन नंबर 2 सब क्लोज 1B, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। लिखता है कंक्लूसिव प्रूफ मींस when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof to another।
निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया। एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ के लिए दो फैक्ट का होना जरूरी है। कंक्लूसिव प्रूफ के लिए कितने फैक्ट होने जरूरी है साहब? दो, फैक्ट 1 एंड फैक्ट 2। फैक्ट 1 ये कहता है कि साहब इस बच्चे का जन्म विधि मान्य विवाह के दौरान हुआ, ड्यूरिंग लॉफुल मैरिज। एक बात, या डाइवोर्स के बाद उसने शादी नहीं की, महिला ने अनमैरिड है और 280 दिन के अंदर हुआ, ये एक फैक्ट है। ठीक जी। तो फिर अगर रीच साबित न की जाए, रीच इज प्रूव्ड, तो फिर ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि भैया ये इसका लेजिटिमेट सन है या डॉटर है, चाइल्ड है, पिता का। इज दिस क्लियर? अगर फादर ये साहब जिस समय बच्चा बिगोटन था, गर्भ में था, गर्भ में आया, उस वक्त मेरी पहुंच इसकी माता के यहां तक थी ही नहीं, तब तो बात अलग है। अब आपको यहां यहां लगता होगा कि तो रिवोकेबल है साहब, ये प्रिजम्पशन तो रिवोकेबल है। यहां तो हस्बैंड के साथ पिता के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो साबित कर दे कि साहब जिस वक्त बच्चा गर्भ में आया, बच्चा कंसीव हुआ, उस वक्त मैं इसकी मदर तक पहुंच रखता ही नहीं था। क्यों भाई, ऐसा क्या था? मैं तो जेल में था साहब। अब पुलिस वाला गुंडा आपने देखी हो तो मैं कह नहीं सकता, पिक्चर देखी है? नहीं देखी? हम धर्मेंद्र वाली है ना, बस तुम हो काम के आदमी। फिर से पढ़ो, डेफिनेशन को देखो, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। निश्चायक सबूत का से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है भाई? कि जब इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर, कौन से तथ्य के साबित हो जाने पर? अब ध्यान दीजिए, देखो, इसके साबित हो जाने पर, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे को साबित हुआ मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। जहां भी कोई इस एक्ट में एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव फैक्ट डिक्लेयर किया गया, वहां उस पहले वाले फैक्ट यदि प्रूव हो गया तो फिर दूसरा फैक्ट भी साबित मान लिया जाएगा और अब ये प्रिजम्पशन इररिवोकेबल हो जाएगी, अब एविडेंस नहीं दिया जा सकता। हाँ, पहला तो प्रूव करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर? जरा पुराने एक्ट पे चलते हैं, रखते हैं आप पुराना एक्ट अपने साथ। हम्म, देखो लिखा है, when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard the one as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। बिल्कुल सेम लिखा, कोई अंतर ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है।
अभी ये एप्लीकेशन देखेंगे, इसका सेक्शन 116 पर चलेंगे। फिर से समझो इस बात को। क्या कहा? कंक्लूसिव प्रूफ के लिए दो फैक्ट का होना जरूरी है। यदि इस एक्ट में यह कहा गया हो कि एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत है, तो फिर उस एक तथ्य को प्रूव होना जरूरी है। और यदि वो प्रूव हो गया तो फिर कोर्ट दूसरे को भी प्रूव मान लेगा, और अब उसको ना साबित करने के प्रयोजन के लिए एविडेंस देने की अनुमति नहीं होगी। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे 116 पे। लेकिन यहां याद ये रखने वाली बात है कि दो तथ्य हैं, उनमें से इस एक्ट में लिखा हुआ है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत है, तो उस एक तथ्य को साबित करना होगा। ये ध्यान रखना बस। अगर वो साबित हुआ तो फिर दूसरा भी साबित मान लिया जाएगा। अब जरा 116 पर आइए। देखिए लिखता है इसका कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन हुआ करता था कौन सा साहब? 112। लिख लो इस पे 112 ओल्ड। लिखता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2006 में, लिटरली मतलब आई वॉज अपियरिंग इन इंटरव्यू ऑफ MPPCS और मेरा नहीं हुआ फाइनली उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने एविडेंस एक्ट अच्छे से पढ़ा तो मुझे ये बात पता चली। तो मैंने गांव में जाके ऐसे जिक्र कर दिया कि भाई एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति की किसी महिला के साथ शादी, शाम को 5 बजे फेरे हुए और 5:30 बजे बच्चा पैदा हो गया तो किसका होगा? तो उसने कहा एकदम से, अरे हाँ पीछे से लेके आई होगी। सही बात भी है, पीछे से मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का, थर्ड पर्सन का। मैंने कहा नहीं, ये तो उसी का लेजिटिमेट चाइल्ड है भाई, उसी का जारज बच्चा है, औरस बच्चा है। उसने कहा भाई कहाँ पढ़ रहा है आजकल? मैंने कहा दिल्ली हूँ। दिल्ली में दिमाग चल जाता है, ये उल्टी सीधी बात सिखाई जाती। वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बोल रहा था मुझे, जो समझा रहा था। भाई गांव में आ जाओ, गांव में रहो, गांव के आदमी हो, कहाँ तुम कैसी कैसी बात करने लगे? मेरे सामने तो कह दिया, मुझे सलाह दे रहा, मेरे सामने तो कह दिया, किसी गांव के और आदमी के सामने मत कह दियो वरना कहेंगे इसका चल गया। सही बात भी यार, ऐसा लगता भी है। कानून अपना अलग हो रहा है कानून का। देखिए क्या लिखा है साहब। लिखता है द फैक्ट, एक फैक्ट क्या है? दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। फादर नहीं लिखा है, उसका रीजन है पैटर्निटी इज ए फैक्ट। पैटर्निटी नहीं, मैटरनिटी इज ए फैक्ट। मैटरनिटी इज ए फैक्ट बट पैटर्निटी इज ए मैटर ऑफ इन्फ्रेंस। खुशी होते रहते हैं पिताजी पिताजी पिताजी, पता नहीं है भी कि नहीं। मैटरनिटी इज फैक्ट। एक मदर बच्चे को अपनी कोख में लेके 9 महीने रहती है, सबको दिखाई देता है इसी का बच्चा है। बट पिता अनुमान का विषय है, पिता के बारे में अनुमान ही निकाला जा सकता है। हाँ, अब जाके DNA जैसा एक टेस्ट आ गया है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। बट अदरवाइज पितृत्व अनुमान का विषय है, मातृत्व तथ्यात्मक होता है। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। फादर लिखने पे तो सारी कंसेप्ट बदल जाती, फिर सवाल ही क्या रह जाता साहब? अब है भी उसका कि नहीं है, ये सवाल उठा तो फिर बात उठेगी कि भैया बच्चा कब पैदा हुआ? कि विधि मान्य विवाह के दौरान हुआ। ठीक है, तो आप ही पिता है साहब। विवाह डिसॉल्व हो जाने के बाद, तलाक हो जाने के बाद 280 दिन के भीतर हुआ और मदर ने दूसरी शादी भी नहीं की थी, ठीक है, तो भी आप ही पिता है। अगर पहले से फादर लिख दिया जाता फिर तो सवाल ही ना बचता। इसलिए लिखा साहब द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न
एनी पर्सन वाज बोर्न, ये तो चलो ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस of a valid marriage between his mother and any man, or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. यानी कि यहां पर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव फैक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और फैक्ट ये है कि साहब विधि मान्य विवाह के दौरान जन्म हुआ या डाइवोर्स होने के बाद माता अविवाहित रही 280 दिन के अंदर हुआ, तो फिर ये इस बात का निश्चय सबूत हुआ कि वो उसका लेजिटिमेट सन है। हाँ, इस फैक्ट को प्रूव करना होगा, और इस फैक्ट को आपने तो प्रूव कर दिया ऐसे, तो दूसरे के पास अवसर होगा कि वो साबित कर दे कि उसकी एक्सेस नहीं थी उस वक्त जिस वक्त ये बच्चा गर्भ में आया। अगर वो साबित कर देता है तो ये फैक्ट ही प्रूव नहीं होगा, तो फिर ये प्रिजम्पशन भी नहीं होगी। और अगर ये फैक्ट वो प्रूव नहीं कर पाता तो फिर ये वाला फैक्ट प्रूव हो जाएगा, और ये फैक्ट प्रूव होते ही ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा कि वो उसी का सन है। और अगर ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया तो फिर ये इर्रिवोकेबल है, इर्रिबेटेबल है, अब इसका खंडन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? डेफिनेशन में पढ़ा ना, जहां कहीं इस एक्ट में किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर तो फिर एक फैक्ट तो प्रूव करना पड़ेगा। और एक फैक्ट आपने तो प्रूव कर दिया, आप तो मदर हैं, आपने कहा साहब देखिए विधि मान्य विवाह के दौरान हुआ, या डाइवोर्स के बाद साहब मैंने शादी नहीं की और 280 दिन के बाद हुआ, तो आपकी बात से थोड़ी प्रूव हो जाएगा। अभी हस्बैंड को भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हस्बैंड कहेगा नहीं साहब मैं जेल में था जब ये बच्चा हुआ, 7 साल से जेल में हूं साहब, लौट के आया 2 हो गए। एक 2 साल का है, एक 3 साल का है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो उसने साहब अगर एक्सेस साबित नहीं कर पाया, वो कह रहा है कि मेरी पहुंच ही नहीं थी, वो इससे साबित कर देता है, तो फिर ये फैक्ट ही साबित नहीं होगा। और अगर ये साबित नहीं होगा तो फिर ये बात भी नहीं होगी कि वो उसका लेजिटिमेट सन है। बट अगर वो ये साबित नहीं कर पाया तो फिर ये फैक्ट प्रूव हो जाएगा। और अगर एक फैक्ट प्रूव हुआ तो डेफिनेशन ये कहती है दूसरे को साबित माना जाएगा, और उसे ना साबित करने के लिए साक्ष्य दिए जाने की परमिशन नहीं होगी। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां देख के कंफ्यूज मत कर जाना कि साहब एक्सेस को साबित करके ना साबित करके तो इरिवोकेबल है, नहीं। ये तो पहले फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं। जब ये फैक्ट प्रूव हो जाएगा तो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। जब पहला ही प्रूव नहीं होगा तो फिर दूसरा भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। इज दिस क्लियर? कितना टाइम हुआ? चलो कल मैं इस पे आपको सवाल लिखवाऊंगा, अभी नहीं, छोड़ नहीं रहा हूं, अभी 5 मिनट और। कल मैं इस पे आपको सवाल लिखवाऊंगा मेंस का, ठीक है? बहुत सारे केसेस हैं। कांति देवी पोचीराम, भवानी प्रसाद जैना, उसके अलावा लता बड़वाइक वाला केस है, रोनो ब्रोतो राय सुब्रोतो राय वाला केस है, और भी कई सारे अच्छे केस हैं जजमेंट्स, उस पे मेंस का सवाल मैं बोल के लिखवाऊंगा। अभी वापस डेफिनेशन क्लोज पे चलते हैं और एक डेफिनेशन और देख लेते हैं छोटी सी। फैक्ट पर आइए साहब। फैक्ट, फैक्ट देखिए लिखता है फैक्ट हिंदी में जिसे कहते हैं तथ्य।
2 1 एफ में ही है, एफ से फैक्ट याद करना भी इजी है। देखिए लिखता है तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है। जहां ऐसी डेफिनेशन मिले ना, फैक्ट मींस एंड इंक्लूड्स, वो एग्जॉस्टिव होती है डेफिनेशन, वो अपने आप में संपूर्ण होती है परिभाषा, जो अर्थ भी बताती हो और क्या क्या इसमें शामिल है वो भी बताती हो। एब्सोल्यूट डेफिनेशन होती है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन। फैक्ट मींस एंड इंक्लूड्स क्या क्या साहब? एनीथिंग, ध्यान दीजिए अर्चना, तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है कोई भी वस्तु। इसका मतलब ये पेन क्या है? फैक्ट। कोई भी वस्तु। मेज क्या है? फैक्ट। बोर्ड क्या है? फैक्ट। वॉच क्या है? फैक्ट। मैं क्या हूं? फैक्ट। कोई भी वस्तु या वस्तुओं की अवस्था कि ये पुराना है कि नया है। ये बेयरक्ट नया वाला है और ये तो बहुत ही पुराने वाला है जिसकी हालत चरमरा गई है। ये कुछ मिडिल वाला है, ये भी एविडेंस ही है। वस्तुओं की अवस्था, ये लिक्विड फॉर्म में है कि गैस फॉर्म में है कि सब सॉलिड फॉर्म में है, ये मेटल का है कि प्लास्टिक का है, और वस्तुओं का संबंध कि ये पेन मेरा है कि आपका है, सब फैक्ट है। इज दिस क्लियर? फिर से देखो, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, लिखता है साहब, ध्यान से सुनो भाई। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेज। आपके पास 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो। 5 सेंसेस है, सारे आपके ऊपर ही है। आंख है, नाक है, कान है, ये 5 सेंस ऑर्गन है। इन 5 सेंस ऑर्गन से आप जो भी परसीव कर रहे हो, जो भी प्राप्त कर रहे हो, आंख से देख रहे हैं तो फिर ये सवाल उठा, ये क्या है? फैक्ट। वो क्या है? फैक्ट। वो क्या है? फैक्ट। और वो किस चीज का है साहब? वो लोहे का है साहब, और ये प्लास्टिक का है साहब, ये लकड़ी का बोर्ड है साहब, ये लकड़ी का है, ये लोहे का है, ये कांच का है, ये भी फैक्ट। और ये किसकी है साहब? ये घड़ी मेरी है, बोर्ड भाई साहब का है, पेन आपका है, बेयरक्ट सीएलए के, ये भी फैक्ट। इसका मतलब जो आपको इंद्रियों से ज्ञात हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, फिजिकल फैक्ट, यानी कि फैक्ट में जो पहला फैक्ट है वो है साहब फिजिकल फैक्ट। एक्सटर्नल फैक्ट, भौतिक तथ्य, बाह्य तथ्य। और दूसरा देखिए साहब, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कंसाइंस। कोई मानसिक दशा, मैं बड़ा परेशान से बैठा हूं, आपने पूछा भाई साहब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हो गया यार, मोबाइल खो गया। अरे मानसिक स्थिति का आपको आभास हो गया, वो भी एक फैक्ट है। वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बेसिकली मनोवैज्ञानिक तथ्य। इंटरनल फैक्ट भी कहते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा, अंतर्मन, ये अंतर्मन का विषय है। और ये क्लासिफिकेशन बेंथम ने दिया था, तो बेंथम के क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया गया। इस एक्ट में सवाल आ सकता है कि तथ्य में कौन कौन से तथ्य आते हैं? भौतिक तथ्य,
पहले वाली उस पे लिखो, दूसरे पे मनोवैज्ञानिक तथ्य। भौतिक तथ्य को ही बाह्य तथ्य कहते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना, भौतिकवाद के युग में जी रहे हैं। कार चाहिए, बाइक भी चाहिए, मोबाइल चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो हम अपने सेंसेस से प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो मेंटल स्थिति है, मानसिक तत्व है, जैसे इंटेंशन हुआ, नॉलेज हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, गुडविल हुआ, वो सब मानसिक तथ्य है। तो साहब फैक्ट में दोनों तरीके के फैक्ट आते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल, या फिजिकल या साइकोलॉजिकल। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम ने दिया था। ठीक है, अभी बस 2 मिनट और। एक और क्लासिफिकेशन होता है साहब फैक्ट का, फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम, अब बेटा इसे हिंदी में नहीं लिख सकता, ये ऐसे लिखा जाता, ये लैटिन भाषा है। फैक्टम प्रोबेंस, फैक्टम प्रोबेंडम means the principal facts which have to be proved। फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब है वो मुख्य तत्व जिन्हें साबित किया जाना है। और साबित क्या किया जाना है? क्या ए ने बी की हत्या की? क्या ए ने बी की जमीन पर जबरदस्ती, जबरन, रोंगफुल तरीके से पोजेशन कर लिया? क्या ए ने बी को रोंगफुली डिस्पोजेस किया? यानी कि जो फैक्ट इन इशू है, जो विवाद का विषय है, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, जो सिविल मामलों में इशू कहलाता है और क्रिमिनल मैटर्स में चार्ज कहलाता है, दैट इज फैक्टम प्रोबेंडम। वो मुख्य तथ्य जिन्हें साबित किया जाना है, ताकि पार्टीज के राइट्स ड्यूटीज को एसर्टेन किया जा सके, पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को बताया जा सके। क्या ए ने बी की हत्या की? साबित हो गया, तो फिर ए की लायबिलिटी क्या है कि ठीक है, लाइफ इम्प्रिजोनमेंट। ए ने बी की जमीन पर रोंगफुली कब्जा किया तो फिर ए की लायबिलिटी क्या है कि इसे कब्जे से हटाया जाए और बी को कब्जे में रखा जाए। अब साहब इन्हें साबित करने के लिए, ये तो फैक्ट इन इशू है, विवादित विषय, डिस्प्यूटेड फैक्ट है। दो पक्षकारों के बीच जिस फैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है, वो फैक्ट कहलाता है फैक्टम प्रोबेंडस, प्रोबेंडम। क्लियर है? लेकिन इस विवाद को प्रूव करने के लिए भी तो कुछ चाहिएगा एविडेंस में। तो वो जो एविडेंशियरी फैक्ट होंगे वो कहलाते हैं फैक्टम प्रोबेंडस, एविडेंशियरी फैक्ट। साक्ष्यात्मक तथ्य, साक्ष्य वाले तथ्य, मतलब रेलिवेंट फैक्ट्स। मतलब सेक्शन 3 to 50 वाले। इज दिस क्लियर? क्या ए ने बी की हत्या की? दिस द क्वेश्चन। क्या ए ने बी की हत्या की? ये सवाल है कोर्ट के सामने मर्डर ट्रायल में। या तो डायरेक्ट एविडेंस हो, जो कहे हाँ साहब हमने देखा है, इसने गोली मार दी हमारे सामने तमंचे से, तमंचा भी इसी से रिकवर हो गया साहब, बुलेट का मैच कराया, वही बुलेट निकली इसी कट्टे से चली हुई है, इसी तमंचे से। या तो डायरेक्ट एविडेंस हो, और अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो फिर कौन से एविडेंस पर रिलाई करेंगे? सरकमस्टांशियल एविडेंस पर, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर।
और परिस्थिति जन्य साक्ष्य सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य होता है, जो सेक्शन 3 से 50 में दिया गया रेलिवेंट फैक्ट का। फिर क्या क्या साबित करेंगे? मोटिव, रिकवरी, एक्सपर्ट का एविडेंस, मेडिकल ओपिनियन, मेडिकल रिपोर्ट, तमाम चीजें इधर उधर की घेर घोट के लाएंगे, सारी एक चैन बनाएंगे। देखिए साहब, जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सारी ये शो करती हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि दिस इज मर्डरर। तो सवाल ये था, क्या इन्हें मर्डर किया? परिस्थिति जन्य साक्ष्य आ रहा है और ये साबित कर रहा है, देखिए साहब ये मर्डरर है। तो उस फैक्ट को साबित करने के लिए इस फैक्ट की जरूरत पड़ी। तो ये फैक्ट कहलाता फैक्टम प्रोबेंस और ये कहलाता फैक्टम प्रोबेंडम। इज दिस क्लियर? तो दो क्लासिफिकेशन आपने पढ़े, साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट। फैक्टम प्रोबेंडस, फैक्टम प्रोबेंस। साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्ट वाला क्लासिफिकेशन बेंथम का है, जिसे इस एक्ट में अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।